नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम एसएससी सीजीएल की 8 दिसंबर की सभी शिफ्टों में पूछे गए नए पैटर्न के कठिन सवालों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, यह सवाल हर शिफ्ट में डाटा चेंज करके पूछे जा रहे हैं। इन्हें स्टूडेंट को सॉल्व करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अगर सॉल्व हो भी रहे हैं तो काफ़ी समय ले रहे हैं। हम इन सवालों को आसान अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न है आपका, समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी 510 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर पर क्या होगी। तो दोस्तों प्रश्न में क्या दे रखा है। प्रश्न में दोस्तों मान लीजिए यह कोई आपकी मीनार है और मीनार से दोस्तों कोई बिंदु P दूरी पर कोई बिंदु है आपका, और यहाँ पर दोस्तों आपका 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। यह आपका 30 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, यदि मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी, मतलब दोस्तों ये आपका पॉइंट है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी दे रखी है उसने 510 मीटर। अब प्रश्न में आपसे पूछा है कि दोस्तों इसकी जो हाइट है मीनार की, इस हाइट का 50% क्या होगा, यह आपसे प्रश्न में पूछा है। तो दोस्तों 30 डिग्री दे रखा है तो यह आपका 30 डिग्री है, यह हमेशा आपका 90 डिग्री होता है। यह आपका 90 डिग्री होगा और दोस्तों ये होगा आपका 60 डिग्री। दोस्तों प्रश्न सॉल्व हो चुका है आपका। 30 डिग्री के सामने होता है आपका 1 और 60 डिग्री के सामने होता है आपका √3। तो यहाँ पर √3 की वैल्यू दे रखी है आपकी 510 मीटर। तो आपकी एक रेशियो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 510/√3। वैल्यू पूछिए आपकी हाइट कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। एक रेशियो की हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो आपका आंसर आएगा √3 मल्टीप्लाई 510/3। 3 से दोस्तों ये कट जाएगा आपका 17 170 बार, तो आपका 170 √3 आंसर आएगा। लेकिन दोस्तों इसका पूछा इसने 50%, तो मतलब इसमें 2 का भाग और दे देंगे तो ये निकल के आएगा आपका 85 √3। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों इस टॉपिक से आपका एक सवाल हर बार पूछा जा रहा है। ट्रिग्नोमेट्री से 2 से 3 सवाल आ रहे हैं, जिनमें से एक सवाल आपसे ये पूछा जा रहा है। दोस्तों अगर हम ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री में आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अलजेब्रा में भी आपके दोस्तों 1 से 2 प्रश्न आ रहा है। दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपके लिए, जो दोस्तों आज का जो तीनों शिफ्टों का एवरेज था। दोस्तों हम ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में 3 सवाल तो फिक्स हैं आपके। वहीं दोस्तों हम अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा में आप कम से कम 2 सवाल पूछे गए हैं। अगर दोस्तों हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके 2 से 3 सवाल पूछे गए हैं। वहीं पर आप बात करें दोस्तों हम अर्थमेटिक की, तो अर्थमेटिक में आपका प्रॉफिट लॉस से आपका 1 सवाल आ रहा है। ट्रेन से भी आपका 1 सवाल आ रहा है, कभी ट्रेन से पूछ लेता है तो कभी आपका बोट एंड स्ट्रीम से पूछ लेता है। दोस्तों 3 से 4 क्वेश्चन आपके डायग्राम से आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों वीडियो लाइक करने से क्या होगा दोस्तों, हमें ये लगेगा दोस्तों हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रही है या नहीं। दोस्तों आप क्या करते हैं, वीडियो देख के चले जाते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न दे रखा है आपका, यदि 3 संख्याएँ 1:3:7 के अनुपात में हैं और इनका 1 मिनट रुकिए दोस्तों, और इनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 336 है, तो उनका महत्तम समावर्तन यानी कि SCF क्या होगा। दोस्तों 3 संख्या दे रखी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये आपकी 3 संख्याएं 1:3 और 7। दोस्तों हम इनके LCM की बात करें तो इनका LCM होगा 21x, और दोस्तों इनकी SCF की बात करें तो इनका SCF होगा आपका 1। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा LCM 21x दे रखा है, इसकी वैल्यू दे रखी है आपके 336। तो हम इस पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी 16। अब दोस्तों SCF पूछा है तो हम इसमें 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 16 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हर शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा जा रहा है, आप देख लेना। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 1801 मल्टीप्लाई 2801। दोस्तों आप प्रश्न आपको सरल लग रहा होगा, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे तो दोस्तों आपका ये 1 से 2 मिनट खा जाएगा। और दोस्तों आपको यह गलती नहीं करनी है। दोस्तों प्रश्न आपके लिए ईजी आ रहे हैं लेकिन वो घुमा के पूछे जा रहे हैं। अगर आप एनालिसिस देख रहे हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पे विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया है आपका, काफ़ी ईजी प्रश्न है दोस्तों, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं थी।
लेकिन दोस्तों अब आप बताइए, अगर मान लीजिए अगर आप एनालिसिस नहीं देखेंगे, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करने बैठ गए तो ये आपका काफ़ी टाइम खा जाएगा। अब दोस्तों आपको प्रश्न सॉल्व कैसे करना है हम वो बताते हैं आपको। दोस्तों ये 1801 दे रखा है, इससे आप 1800 प्लस 1 में ब्रेक कर लीजिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे आप तो 2800 स्क्वायर कितना होता है आपका 324 हो जाएगा, 324, और ये आपके जीरो बढ़ जाएंगे। अब बचा दोस्तों फिर क्या होता है आपका 2a भी होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3600 हो जाएगा। इसमें आप 3600 को प्लस कर दीजिए, और फिर क्या होता है आपका लास्ट में होता है आपका बी स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। आप इन सबको प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 0 6 3 4 2 और 3, कितना होगा आपका दोस्तों 3 2 4 6 0 1। तो कितना कौन सा आंसर है आपका, आप देख सकते हैं ये 3 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 बराबर 3 दे रखा है। और दोस्तों एक्स की जो वैल्यू है 0 से ज़्यादा है और लगभग 90 से कम है, तो इसमें पूछा आपसे tan x प्लस कॉस एक्स बराबर क्या होगा। आप दोस्तों इस प्रश्न को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसमें वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, या दोस्तों आपको प्रॉपर्टी पता हो तो आप इसे प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरी बात माने यहाँ पे, तो दोस्तों आप इसे प्रॉपर्टी से सॉल्व करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देखो ये दे रखा है आपका कॉट स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 दे रखा है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बनेगा आपका कॉट स्क्वायर एक्स माइनस के कॉट स्क्वायर एक्स। दोस्तों अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होगी तो इसकी वैल्यू जो होगी आपकी ये निकल के आएगी आपकी कॉट स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब ये कॉट स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ पे कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा आपका 1 अपॉन कॉट स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे आपकी tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है 3। तो यहाँ पे दोस्तों हम x की वैल्यू पता नहीं, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे 60, मतलब दोस्तों थीटा की वैल्यू 60 आ गई है। अब 60 रखेंगे यहाँ पे तो tan 60 का मान कितना होता है आपका √3 होता है। वहीं पे दोस्तों प्लस करें यहाँ पे cos 60 वैल्यू कितनी होती है आपकी √3/2 होती है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा आपका 5/√3, या दोस्तों इसे सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे भी हो सकता है 5√3/3। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका प्रॉपर्टी से। अगर दोस्तों आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप इसे सॉल्व को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते थे। अब दोस्तों वैल्यू पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं, जब आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 3 दे रखा है, या मान लीजिए आप थीटा की वैल्यू या तो 30 रख सकते हैं या 60 रख सकते हैं। जब आप थीटा की वैल्यू आप 60 रखेंगे दोस्तों सॉल्व करेंगे, अगर ये आपकी कंडीशन सेटिफाई हो जाएगी, मान लीजिए 30 से हो गई तो आप 30 रखेंगे, 60 से हो गई तो 60 रखेंगे, तो आप ऐसे भी सॉल्व से कर सकते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 है, और 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा है, तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों इसमें सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री रख लीजिए। जब आप थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो दोस्तों ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा, और जब जीरो को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये भी आपका पूरा जीरो हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है सेक स्क्वायर एक्स कोष्टक 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स है, और दूसरे कोष्टक में है, तो इसका मान क्या होगा। दोस्तों आपको पता होगा ये सब स्क्वायर है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और जब आपका अंडर रूट में है तो यहाँ से बाहर निकलेगा आपका कॉस एक्स। जब कॉस एक्स का भाग आप सेक स्क्वायर एक्स में देंगे तो यहाँ पे बचेगा आपका सेक एक्स, तो सेक एक्स आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका यदि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 0 है तो x प्लस 6 की पावर क्यू प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 6 की पावर क्यू का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसे सॉल्व कीजिए, जब इसमें x का भाग देंगे डिवाइड करेंगे x से, तो यहाँ पे बचेगा आपका x प्लस 6 प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर 0। यहाँ से होगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स बराबर माइनस के 6 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम और यहाँ से हम यहाँ पे पहुँचेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आपका AQ माइनस के 3A। तो 6 का माइनस का 6 का क्यू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 216 हो जाएगा, और माइनस 216 से माइनस करेंगे आप कितना माइनस का 18 में करेंगे तो जी प्लस का हो जाएगा 18। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका
तो ये होगा आपका 198। तो उसी माइनस का 198 आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छी समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही थे। मान लीजिए अगर आपका पेपर होता, अगर आपका एग्जाम होता तो आपके इस मैथ में कितने प्रश्न सही होते। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। अगला प्रश्न देखा दोस्तों सीआई का पूछा गया था, यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी। दोस्तों हम आपके लिए एनालिसिस उन प्रश्नों का लेके आ रहे हैं जो दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इजी प्रश्न को आपको सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि दोस्तों आप उन प्रश्नों को तो कर लेंगे। मैं आपके लिए उन प्रश्नों को लेकर आ रहा हूँ जो नए हैं, जो दोस्तों स्टूडेंट्स को फंसा सकते थे। हम उन्हीं प्रश्नों को आपके लिए लेके आए हैं और उनको बेस्ट अप्रोच बता रहे हैं, जिससे दोस्तों आपको आने वाली शिफ्ट में आपसे फायदा हो चुके। अब दोस्तों यहाँ पर पूछा, यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 7 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगी। प्रश्न में दे रखा है 7 वर्ष में वह 2 गुना हो रही है और दोस्तों वह कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं 7 या 21 हो जाएगा, 21 आपका राइट आंसर होगा। अब दोस्तों इसे बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों आपका मूलधन 1 रुपये था। अब 1 रुपये मूलधन था आपका, यानी कि अब यहाँ से 1 रुपये है और ये कितने दिनों में हो रहा है आपका 2 गुना हो रहा है आपका 7 साल में। अब दोस्तों अगले 7 साल में कितना हो जाएगा, ये 4 रुपये हो जाएगा। और फिर अगले साल में 7 साल में कितना हो जाएगा, ये 8 रुपये हो जाएगा। मतलब 1 रुपये से 8 गुना हो जाएगा। कितने साल में हो गया अब दोस्त देखिए, 7 साल और 7 साल और 7 साल, तो कितने साल हो गए, 7 और 7 14 21 साल हो गए। तो 21 आपका राइट आंसर होगा। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों आप इसे। अगला प्रश्न पूछा गया है, सतीश ने 700 रुपये में 35 नोटबुक खरीदी थी और उसने 28 नोटबुक 600 रुपये में बेच दी थी, तो इसका परसेंटेज लाभ क्या होगा। अब दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट क्या करेगा कि इनको मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट कैसे करता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे करेगा कि 35 नोटबुक हैं, उनको 700 रुपये में ख़रीदा है और उसने 28 नोटबुक हैं, उसने उनको 600 रुपये में बेचा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेगा, पहले आर्टिकल इक्वल करेगा, ऊपर क्या करेगा, ऊपर जैसे मान लीजिए ऊपर को मल्टीप्लाई कर देगा, ये 4 से कर देगा और नीचे 5 से कर देगा, इनको इक्वल करेगा। फिर इक्वल करने के बाद इनको जोड़ेगा, फिर यहाँ पे माइनस करेगा, मतलब भाग देगा, मतलब वो अपना टाइम यहाँ पे बर्बाद कर लेगा। दोस्तों आपको यह प्रश्न बिल्कुल भी ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज पूछा है, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। दोस्तों आपका एनालिसिस करने से यही फायदा है कि आप प्रश्न को बेस्ट तरीके कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब दोस्तों परसेंटेज पूछा है, आप क्या करेंगे, यहाँ से आप एक नोटबुक निकाल लीजिए और यहाँ पर भी आप एक नोटबुक निकाल लीजिए। दोस्तों मान लीजिए आप 35 नोटबुक खरीदो 700 में, तो एक नोटबुक कितनी खरीदेगा वो, एक खरीदेगा 20 रुपये की। तो ये तो हो गया आपका CP एक नोटबुक का, CP हो गया यहाँ पे। अब उसने 28 रुपये में 600 रुपये किए हैं, तो एक जो नोटबुक होगी उसने किसी की बेच की है 6 से 28 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 7 बार और ये कितना हो जाएगा आपका 150 बार। अब मतलब दोस्तों 20 उसका CP था और 150/7 में उसने बेचा था, तो लाभ हुआ है। तो कितने का लाभ हुआ है, तो 150/7 में से आप इसे 20 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 10/7। 10/7 रुपये का लाभ हुआ है, उससे कितने रुपये पर हुआ है, 20 रुपये पर हुआ है। तो 10/7 हो जाएगा और ये 20 रुपये पर लाभ हुआ है, तो ये 20 × 7 हो जाएगा और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। प्रॉफिट लॉस वो निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 2 से 50 बार कट जाएगा, तो 50/7 आपका आंसर आएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 बार जाएगा और 7 से 1/7% इसका लाभ हो जाएगा। तो दोस्तों आपको जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एक की निकाल दीजिए, आपका सवाल आराम सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला प्रश्न दे रखा है, 12 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसका लघु त्रिज्याखंड केंद्र पर 75 डिग्री का कोण अंकित करता है। दोस्तों प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आपके लिए जानकारी देता हूँ। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इससे क्या होगा दोस्तों, आपको सारी PDF जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है आपको मिलती रहेंगी। अब प्रश्न में दे रखा है दोस्तों 12 मीटर का कोई, जैसे मान लीजिए आपका कोई सर्किल है, इसकी रेडियस 12 मीटर है और इसमें दे रखा है ये आपका सेंटर है O। अब यहाँ पे दे रखा है इसने जिसका जो स्मॉल जो आपका ये 75 डिग्री का है, जो सेक्टर है छोटा वाला, तो ये 75 डिग्री का, ये मान लीजिए ये वाला 75 डिग्री है आपका, 75 डिग्री दे रखा है। अब इसने प्रश्न में क्या पूछा है कि जो तुझे बड़ा वाला है दोस्तों, ये वाला, ये देखिए ये वाला जो है, तो इसका पैरामीटर कितना होगा, परिमाप कितना होगा इस वाले का। तो दोस्तों आप एक बात बताइए, इसका परिमाप निकालेंगे तो ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी जुड़ेगी, यहाँ पे ये रेडियस जुड़ेगी और ये भी आपका पूरा ऐड होगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप बात कीजिए, ये 75 डिग्री है तो ये कितना होगा,
दोस्तों ये बात है, ये 75 डिग्री है, तो ये होगा आपका 365 में से, ये 360 में से ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 5 से जब आपको इसको 5 से काटिए तो ये आ जाएगा 15 बच जाएगा, और ये जाएगा आपका, और इसे और काट देंगे तो ये 5 बार जाएगा और ये 36 बार जाएगा, 24 बार जाएगा, मतलब 5/24 आ रहा है। मान लीजिए दोस्तों अगर ये आपका 5 है तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका, जो टोटल 24 था, 24 में से 5 है ये वाला, तो नीचे कितना बचेगा आपका 19 पैरामीटर बचेगा। मतलब दोस्तों 19 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, 19 पाई तो ये वाला हो गया आपका, इसमें प्लस, अब ये एक रेडियस ये वाली है और एक रेडियस आपकी ये वाली, 12 बार 24 हो जाएगा, तो 24 + 19 पाई आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप यहाँ फॉर्मूला लगाएं और ये आप इसे सॉल्व करने लग जाएं। आप बिल्कुल बेस्ट तरीका यही है, आप इसे इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये 75 डिग्री दे रखा है, कभी दोस्तों आपको 40 डिग्री दे देगा, 80 डिग्री दे देगा, 90 डिग्री दे देगा, 100 दे देगा, आपको सिर्फ ऐसे ही सॉल्व इसे करना है। अगला प्रश्न दे रखा है दोस्तों इस प्रश्न से, इस शिफ्ट में, हर शिफ्ट में इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। दोस्तों यह काफ़ी ईजी है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं उसको बताने के लिए मैं आपके लिए प्रश्न को लेकर आया हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक जो होती है, इसलिए मिस्टेक होती है, हर स्टूडेंट करता है, उसका आंसर गलत हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, इसने दे रखा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FDE के, यदि AB 5 सेंटीमीटर है और दोस्तों कोण भी 40 डिग्री है और कोण A आपका 80 डिग्री है। दोस्तों ये कोण है, जड़ नहीं है। तो यहाँ पूछा कौन सा विकल्प सही है। दोस्तों देखिए यहाँ पे दो ट्रायंगल दे रखे हैं, एक ट्रायंगल आपका ये है और एक ट्रायंगल आपका ये है, आपके दो ट्रायंगल दे रखे हैं। अब ट्रायंगल दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बस स्टूडेंट क्या करता है, नंबरिंग की। देखो अब मान लीजिए आपने यहाँ से ये A से स्टार्ट किया था, A B और C है, तो दोस्तों हमें यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा D E F। अब ये नहीं है दोस्तों कि आपने D यहाँ पर रख दिया, बस यही आपका सवाल सॉल्व हो गया। आपने यहाँ पे A लिया है तो यहाँ पर D होगा बस। अब प्रश्न में क्या दे रखा है, A भी दे रखा 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। समरूप का मतलब क्या होता है दोस्तों, वो भी आपको पता होगा। जैसे मान ली जो लंबाई AB की है वही लंबाई DE की होगी, और जो लंबाई AC की है और वही लंबाई DF की होगी, और जो लंबाई BC की है और वही लंबाई EF की होगी। अगर आपका एंगल B जितने का होगा उतना ही आपका एंगल E होगा, और जितना एंगल आपका A होगा उतना ही एंगल आपका D होगा, और जितना एंगल आपका C होगा उतना एंगल आपका F होगा। अब प्रश्न में देखिए, A भी दे रखा 5 सेंटीमीटर, एंगल भी दे रखा 40 डिग्री, ये दे रखा है आपका 40 डिग्री दे रखा है, और एंगल A दे रखा है आपका 80 डिग्री। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री। अब प्रश्न में देखिए क्या पूछा है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा DF 5 सेंटीमीटर, तो दोस्तों DF तो है नहीं, ये A भी 5 सेंटीमीटर है, तो आपका DE 5 सेंटीमीटर होगा, तो DE आपका 5 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी आपका DE 5 सेंटीमीटर। तो ये तो आपके कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए इसने दे रखा है कोण F, कोण F कितना होगा, 60 होगा, कितना होगा देखो, ये कोण C आपका 60 डिग्री है, तो कोण F भी आपका 60 डिग्री होगा। तो आपका दोस्तों ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है आपका A + B + C = 10, A² + B² + C² = 48, तो AB + BC + AC का मान क्या होगा। दोस्तों इसे सॉल्व करने का बेस्ट तरीका ये है कि आप इसमें से किसी एक को 0 मान लीजिए। जैसे मान लिया मैंने आपको C को 0 मान लिया, तो क्या बचेगा आपका A + B = 10, दोस्तों ये भी आपका कट जाएगा, तो ये बचेगा आपका A² + B² = 48, और दोस्तों यहाँ पे C 0 मानेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमें AB का आपको वैल्यू निकालनी है। डायरेक्ट दोस्तों आप AB के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए। जब AB का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 वाला कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, बराबर ये कितना है आपका 48 है, और +2AB हो जाएगा। दोस्तों 100 में से 48 जाएंगे तो आपको 52 बचेगा, तो आपकी AB की वैल्यू जो कितनी निकल जाएगी आपकी, इसमें 2 का भाग दे देंगे 26, तो AB की वैल्यू 26 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है, और दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने क्वेश्चन सही निकले थे। जैसे दोस्तों आपको पता चलेगा, मान लीजिए अगर आपका आज का एग्जाम होता तो आप कितने प्रश्न इसके सही करते। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।